एक तरफ हमारे पास विशाल घरेलू संसाधन हैं और दूसरी तरफ तेल आयात पर एक बहुत ही गंभीर निर्भरता। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के मौजूदा ऊर्जा परिदृश्य की इसी दिलचस्प और दोहरी स्थिति को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा देश अपनी इस विशाल ऊर्जा जरूरत को बैलेंस कर रहा है और असल में डेटा क्या कहानी बयां कर रहा है। हम इस पूरी चर्चा को 4 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे भारत के अपने ऊर्जा संसाधन आधार से, फिर बात करेंगे तेल आयात से जुड़े रिस्क्स की, उसके बाद नजर डालेंगे हमारे रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर और आखिर में बात होगी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारे बढ़ते कदमों की। डेटा में गोता लगाने से पहले एक बुनियादी बात समझ लेते हैं। एनर्जी रिजर्व आखिर होता क्या है? यूएनएफसी क्लासिफिकेशन के मुताबिक जमीन के नीचे मौजूद हर चीज रिजर्व नहीं होती। इसे मुख्य रूप से इस आधार पर मापा जाता है कि क्या उसे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद है। विशेष रूप से ये देखना जरूरी होता है कि क्या कोई संसाधन क्लास ए की तरह व्यावसायिक रूप से निकालने लायक है या फिर वो बस यूं ही जमीन के नीचे पड़ा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भारत का ऊर्जा संसाधन आधार 389.42 बिलियन टन्स। जी हां, अप्रैल 2024 तक भारत का कुल अनुमानित कोयला भंडार कुछ इतना ही है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये वो विशाल नींव है जिस पर दशकों से हमारे देश की ऊर्जा टिकी हुई है। अब इस विशाल आंकड़े का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस कुल कोयले का करीब 55% हिस्सा ही प्रूवन या व्यावसायिक रूप से निकालने लायक है। और अगर हम इसके भौगोलिक वितरण को देखें तो ये भंडार मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ही बहुत भारी मात्रा में सिमटा हुआ है। यही कहानी हमारे तेल और गैस की भी है। वेस्टर्न ऑफशोर रीजन में हमारे कच्चे तेल का 32% और प्राकृतिक गैस का 31% भंडार मौजूद है। असम और ईस्टर्न ऑफशोर भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे पास अपनी सीमाओं के भीतर ऊर्जा तो है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सब हमारी तेजी से भागती अर्थव्यवस्था के लिए काफी है? और यहीं से हमारा दूसरा और सबसे नाजुक पहलू शुरू होता है, तेल आयात की भेद्यता। हैरानी की बात यह है कि अपने खुद के भंडार होने के बावजूद भारत अपने कच्चे तेल की 88% से ज्यादा जरूरतें आयात करके यानी बाहर से मंगाकर पूरी करता है। 88%। इसका सीधा मतलब है कि ऊर्जा की मांग इतनी ज्यादा है कि हमारी अपनी खदानें उसे पूरा नहीं कर सकती। इससे एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती पैदा होती है। और इस सप्लाई चेन कितनी रिस्की है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमारे इंपोर्ट का करीब 40 से 50% हिस्सा सिर्फ एक छोटे से रास्ते हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट है। वहां थोड़ी सी भी हलचल और हमारी सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम इस इतने बड़े रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। इतने बड़े रिस्क के खिलाफ हमारे पास जो इमरजेंसी बफर सिस्टम है वो फिलहाल अपनी कुल 5.33 मिलियन टन क्षमता का सिर्फ 64% ही भरा हुआ है। यानी मुश्किल समय के लिए हमारे पास केवल 3.37 मिलियन टन कच्चा तेल ही रिजर्व में है और 36% हिस्सा अभी भी खाली पड़ा है। और ये सारा का सारा इमरजेंसी तेल कोई पूरे देश में नहीं फैला हुआ है, बल्कि इसे तटों के पास 3 खास रणनीतिक जगहों पर सुरक्षित रखा गया है, विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडूर। अब एक कड़वी सच्चाई पे गौर करते हैं। अगर हम इन खास भंडारों को उनकी 100% क्षमता तक भर भी देना तो भी ये देश की विशाल जरूरतों को सिर्फ 9.5 दिनों तक ही कवर कर सकते हैं। सिर्फ 9.5 दिन। सुरक्षा के नजरिए से ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए की साफ सिफारिश है कि कम से कम 90 दिनों का रिजर्व होना ही चाहिए। हालांकि अगर हम रिफाइनरियों और कमर्शियल स्टॉक्स में रखे सारे तेल को भी जोड़ लें तो ये कवरेज 74 दिनों तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी ये विश्व स्तर पर अनुशंसित 90 दिनों की उस सेफ जोन से काफी नीचे है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारी फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता असल में कितनी नाजुक है। तो इस समस्या का लॉन्ग टर्म उपाय क्या है? यही एंट्री होती है हमारे चौथे और आखिरी पहलू की, रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ हमारा संक्रमण। 2.1 मिलियन मेगावाट से भी ज्यादा, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये देश में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की कुल अनुमानित क्षमता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जो हमारी भारी आयात निर्भरता की रणनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है।
अगर हम भविष्य की इस विशाल क्षमता को ब्रेक डाउन करें तो इसमें सबसे बड़ा रोल पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी का होगा, जो अकेले 55% का भारी भरकम हिस्सा उठा रही है। इसके साथ ही सोलर एनर्जी इस समाधान का एक और विशाल 36% हिस्सा प्रदान करेगी। साफ है कि भविष्य की इस नई ऊर्जा क्रांति के असली स्तंभ हवा और सूरज ही हैं। भौगोलिक रूप से देखें तो इस ऊर्जा आज़ादी का भविष्य भी कुछ खास जगहों पर ही फोकस है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, ये 4 राज्य मिलकर पूरे देश की 52% से ज्यादा रिन्यूएबल क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कोयला पूर्व में केंद्रित था, वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य मुख्य रूप से पश्चिम और दक्षिण में आकार ले रहा है। तो अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात सोचने लायक है। भारत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से जुड़ा तो है, लेकिन क्या पूर्ण सदस्य बन पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2.1 मिलियन मेगावाट का ये शानदार रिन्यूएबल ट्रांजिशन हमारी वर्तमान फॉसिल फ्यूल की गंभीर कमजोरियों को पीछे छोड़ने के लिए काफी होगा? भविष्य की ऊर्जा आज़ादी और आज के इन सप्लाई रिस्क के बीच की ये रेस वाकई बेहद दिलचस्प है। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।